गुड मॉर्निंग 12th क्लास। कैसे हैं भाई सब? कल हमने सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किया था और फिर उसके बाद उसके एग्जांपल्स थे इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, ये वाले किए थे। सूडो फर्स्ट ऑर्डर में क्या था कि जो रिएक्शंस सेकंड ऑर्डर या फिर थर्ड ऑर्डर होती हैं, एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर नहीं होती, सूडो फर्स्ट ऑर्डर। सूडो का मतलब होता है जो दिखावा हो, ठीक है, मीन्स जो एक्चुअल में वैसा ना हो लेकिन बिहेव करता है। तो जो रिएक्शन एक्चुअल में तो सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर हो, जीरो ऑर्डर हो, लेकिन वो बिहेव किसकी तरह करती है भाई? अंडर सर्टेन कंडीशंस किसकी तरह बिहेव करती है? वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह बिहेव करती है। तो उनको क्या कहते हैं? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा वो है रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन या फिर डीके, रेडियो एक्टिव डीके। अब भाई हमारे पास क्या होते हैं? सब्सटेंस होते हैं जो हैवी मेटल्स होते हैं ना, बहुत ज़्यादा हैवी, यूरेनियम वगैरह जो हैवी एलिमेंट्स हैं, वो कैसे होते हैं? रेडियो एक्टिव नेचर्स के होते हैं। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस उनको कहते हैं कि जिनके अंदर से कॉन्टिन्यूसली लगातार अपने आप रेडिएशंस निकलती रहती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, जिस सब्सटेंस में से लगातार अपने आप ही विदाउट एनी रिएक्शंस, मतलब विदाउट एनी गिविंग हीट, कुछ भी टेम्परेचर पे से कोई कंडीशन विदा अप्लाई किए बगैर ही अगर उसमें से कॉन्टिन्यूसली हीट निकल रही है तो उसको हम क्या कहते हैं भाई? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। अब वो देखो धीरे धीरे वो जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। तो उस प्रोसेस को रेडियो एक्टिव डीके बोलते हैं। डीके मतलब टूटना, और डिसइंटीग्रेशन भी यही मीनिंग होता है। ओके, उसके बाद जो रेडियो एक्टिव है भाई दो तरह से होते हैं, ये दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल एक आर्टिफिशियल। नेचुरल होती है कि जो सब्सटेंस नेचुरली रेडियो एक्टिव है, लाइक यूरेनियम हो गया, लेकिन जो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव होती है कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो एक्चुअल मतलब नेचुरली रेडियो एक्टिव नहीं होते, लेकिन अगर हम उनके ऊपर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या फिर किसी सब एटॉमिक पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवाते हैं, बम्बार्डमेंट मतलब उसके ऊपर फॉल करते हैं, तो वो रेडियो एक्टिव की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है, मतलब वो रेडियो एक्टिव बन जाता है। ओके, तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कौन से होते हैं? सबसे पहले तो हम यही लिखेंगे, सब्सटेंस मतलब कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं, सब्सटेंस लाइक यूरेनियम, थोरियम एक्सेट्रा which spontaneously emit alpha, beta and gamma rays कह लो या फिर पार्टिकल कह लो। ठीक है, पार्टिकल्स, गामा रेज, रेडिएशंस कह लो, पार्टिकल्स कह लो। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी एंड these substance are called radio active substance। ठीक है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। उसके बाद क्या है भाई? बट some elements are not radioactive, जो एक्चुअल में तो रेडियो एक्टिव नहीं होते, बट ऑन बम्बार्डमेंट ऑफ
बम्बार्डमेंट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। बम्बार्डमेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मतलब क्या है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एक्सेट्रा। सब एटॉमिक पार्टिकल लाइक न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एक्सेट्रा, they behave as radioactive substance. This process is called artificial radioactivity. आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। ओके, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। रेडियो एक्टिविटी का हमें पता चल गया है कि भाई जिस सब्सटेंस में से कॉन्टिन्यूसली रेडिएशंस निकलती रहती हैं, अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस निकलती रहती हैं, उनको हम रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। अगर वो नेचुरली निकल रही है, अपने आप निकल रही है नेचुरली, तो उसको हम नेचुरल रेडियो एक्टिविटी बोल देते हैं और उन सब्सटेंस को रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बोलते हैं। लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिसमें से नेचुरली नहीं निकलती, लेकिन अगर हम उनके ऊपर बम्बार्डमेंट करवा दें, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या फिर पॉजिट्रॉन वगैरह जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनकी, तो वो किसकी तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं? हमारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिव जो डिसइंटीग्रेशन है, उसके बाद देखो भाई the emission of radioactive emission of particle by radioactive element is called radioactive disintegration या फिर डिके। रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन या फिर रेडियोएक्टिव डिके। ओके, तो रेडियोएक्टिविटी बता दी कितने तरह की होती है? रेडियोएक्टिविटी दो तरह की, नेचुरल और आर्टिफिशियल। रेडियोएक्टिविटी होती है अगर रेडिएशंस निकलती रहती है उन सब्सटेंस को रेडियोएक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे नहीं होते, उनके ऊपर बम्बार्डमेंट करवाते हैं तो उसको आर्टिफिशियल कह देते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ऑल रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन, all radioactive disintegration reaction are first order reaction। ये कैसी होती है भाई? सारी की सारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन मतलब dN0 डिवाइड बाय dt। ठीक है, एट टाइम t, किसी टाइम t के ऊपर रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन क्या होगा? मतलब वो कितना डिसइंटीग्रेट हो रहा है। डिसइंटीग्रेट यही करते हैं हम। ठीक है, डिफरेंशिएशन वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? हमारा n की। अब यहाँ पर n देखते हैं क्या है, n तक देखेंगे। यहाँ पर if n0 atoms of radioactive, if n initially n0 मान लेते हैं कंसंट्रेशन। ठीक है, present
इनिशियली, और n क्या है, n एटम्स ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट एट टाइम t, किसी टाइम t के ऊपर n। तो ये किसके डायरेक्टली पर क्वेश्चन होता है, n। ये डायरेक्टली का साइन हटाकर हम क्या लिख सकते हैं, dt = kn। ये क्या है, कांस्टेंट है, dk कांस्टेंट, k क्या है यहाँ पर, डिस इंटीग्रेशन या फिर dk कांस्टेंट। आप ये फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या रिएक्शन थी, k = 2.303 डिवाइड बाय t log ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिमेनिंग कंसंट्रेशन। इनिशियली कितनी है, n0 है, और रिमेनिंग कितनी है, n है। ठीक है, ये करते हैं हम यहाँ पर a डिवाइड बाय a0, a - x लिखते हैं ना फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो यहाँ पर n0 डिवाइड बाय n, इनिशियली n0 थे और रिमेनिंग कितने हैं, n। ओके, उसके बाद हाफ लाइफ क्या निकालते हैं हम इसका, एंड t हाफ क्या होता है, t हाफ 0.693 डिवाइड बाय k, ये तो पता ही है, t हाफ आ जाता है। उसके बाद है एवरेज लाइफ, एवरेज लाइफ को निकालते हैं, देखो एवरेज लाइफ, एवरेज लाइफ, एवरेज लाइफ का मतलब क्या होता है कि जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है भाई वो लगातार डिसइंटीग्रेट हो रहा है, लगातार वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है ना। अब लगातार वो धीरे धीरे खत्म होगा तो एक टाइम ऐसा आएगा ना कि जिस टाइम पे वो खत्म हो जाएगा, तो हम यहाँ पर एवरेज लाइफ ये है कि उस रेडियोएक्टिव सब्सटेंस की इतनी लाइफ है। ओके, तो एवरेज लाइफ लिखते हैं यहाँ पर, क्या होती है, टोटल लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस radioactive substance in which it's completely disintegrate। ठीक है, एवरेज लाइफ को किससे डिनोट करते हैं भाई, एवरेज लाइफ, एवरेज लाइफ को टो से डिनोट करते हैं, इसको टो बोलते हैं। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं, टो से। ये क्या होता है, 1/t हाफ। ठीक है, क्या होता है, सॉरी 1/k होता है, k। ठीक है, 1/k कह लो, या फिर इसको क्या कह सकते हैं हम यहाँ पर t हाफ की फॉर्म में लिख सकते हैं, 1/k। और यहाँ से k क्या होता है, अगर हम यहाँ से k की वैल्यू निकालें तो 0.693 डिवाइड बाय t हाफ, है ना, 0.693, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकाल चुके हैं। 2.303 t किसी टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिमेनिंग। यहाँ पर इनिशियली हमने क्या लिया है कि इनिशियली n0 एटम्स हैं और किसी टाइम t के ऊपर n रह जाते हैं। t हाफ क्या आता है, ये वाला आता है। यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे, t हाफ नीचे लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर k की वैल्यू पुट कर दो, k की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, 1/k की वैल्यू क्या है, 0.693 डिवाइड बाय t हाफ। अब ये t हाफ तो ऊपर जाएगा, डिवाइड में है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/0.693 इंटू में t हाफ। जब इसको सोल्व करते हैं तो वैल्यू आती है 1.44 इंटू में t हाफ। ठीक है, तो एवरेज लाइफ क्या आ गई है हमारी, 1.44 t हाफ। अगर तुम्हें किसी भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस की t हाफ दे रखा हो, मतलब ये कह दे कि कार्बन का हमें कोई पुरानी लकड़ी मिली है कार्बन की, मतलब नीचे से, और हमें उसका ये बताना है कि इसकी लाइफ टाइम कितनी है, एवरेज लाइफ कितनी थी इसकी, तो हम उसका, अगर हमें उसका
इसका हाफ लाइफ दे रखा हो, इसका हाफ लाइफ इतना था, इतने टाइम में याद भी रहेगी, टाइम देते कि इतने साल पुरानी है, तो हम बता देंगे वहाँ पर ही एवरेज लाइफ क्या होगी इसकी कितनी है। ठीक है, तो टी एवरेज लाइफ निकाल सकते हैं 1.44 इंटू में। ओके, तो ये तो था रेडियो एक्टिविटी का। उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, वो आता है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? उसके लिए पहले हम ग्राफ बनाएंगे भाई, ग्राफ से समझेंगे। अब कोई भी रिएक्शन होती है, कोई भी रिएक्शन होती है, रिएक्टेंट होता है हमारे पास, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है रिएक्शन में, है ना। कोई भी दो सब्सटेंस होते हैं A प्लस B, ये रिएक्ट करके एक दूसरे के साथ C प्लस D कुछ भी बना लेते हैं। अब भाई इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी, मतलब इनके मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करते हैं, टकराते हैं। आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। जब इनके मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं, रिएक्शंस होती हैं, तो ये क्या बनाते हैं, बॉन्ड ब्रेकआउट होते हैं। A के बीच में जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा, B के बीच में जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा, और फिर A और B के बीच में इस तरीके से बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ओके, अब यहाँ पर क्या है, ये हम रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं यहाँ पर कि रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड होती है। ठीक है, इस तरफ रिएक्शन कोऑर्डिनेट लेते हैं। रिएक्शन कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बना, और यहाँ पर हम लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी, सारा एनर्जी का ही खेल है। अब यहाँ पर हम इस तरीके से है भाई, ऐसे जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे बनेगा। पहले हमारे पास क्या होता है, रिएक्टेंट होता है। अब ये जो ग्राफ है ये ऐसे भी आ सकता है, और ये ग्राफ ऐसे भी आ सकता है, वो रिएक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। हमने दो तरह की रिएक्शंस की हुई है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक कौन सी होती है, जिसमें हीट बाहर निकलती है ना, जिसमें हीट बाहर निकलती है, मींस जिसमें डेल्टा ई चेंज इन एनर्जी क्या हो, नेगेटिव है ना, जिसमें डेल्टा ई नेगेटिव आई। नेगेटिव का मतलब क्या है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट की जो एनर्जी है वो क्या है, नेगेटिव। अब ये एनर्जी वैल्यू प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं हम, है ना, फाइनल माइनस इनिशियल करके डेल्टा आ जाता है, चेंज इन एनर्जी आ जाता है। अब ये वैल्यू नेगेटिव कब आ सकती है, अगर हम मैथमेटिकली देखें, ये वैल्यू नेगेटिव कब आएगी, जब R की वैल्यू ज़्यादा होगी। R की वैल्यू ज़्यादा होगी मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा होगी, तब ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। यहाँ पर ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की इतनी एनर्जी है और प्रोडक्ट की एनर्जी इतनी है। प्रोडक्ट वाली में से ये इसमें से रिएक्टेंट की माइनस करूँगी, प्रोडक्ट की में से रिएक्टेंट की माइनस करूँगी, तो ये एनर्जी आ गई। और ये कैसी है, पॉजिटिव आएगी ना वैल्यू, इसमें से अगर मैं ये माइनस करूँगी तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। दैट मीन्स जो ये ग्राफ है किसके लिए है, एंडोथर्मिक के लिए है। एक्सोथर्मिक के लिए जो ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। ठीक है, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है। इसमें से जब मैं ये वाली वैल्यू माइनस करूँगी तो कैसी आती है, नेगेटिव। दैट मीन्स जो ये ग्राफ है ये किसके लिए है भाई, एक्सोथर्मिक के लिए है, और ये जो ये ग्राफ है ये किसके लिए है, एंडोथर्मिक के लिए। ठीक है, क्योंकि एक्सो में हमें पता है एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव होती है, और एंडो में क्या होती है, एनर्जी पॉजिटिव होती है। और जो एनर्जी हम निकालते हैं, चेंज इन एनर्जी, ये रिएक्टेंट हम ले लेते हैं यहाँ पर, और ये डेल्टा इस तरीके से निकालते हैं, डेल्टा ई। यहाँ पर भी ऐसे ही आएगा डेल्टा ई। ठीक है, इसमें डेल्टा ई कैसा है, पॉजिटिव है, एंड इसमें डेल्टा ई कैसा है, नेगेटिव। ओके, यहाँ पर भी ऐसे ही रिएक्शन कोऑर्डिनेट है एंड पोटेंशियल एनर्जी है। ओके, अब भाई रिएक्टेंट हमने ये तो कर लिया भाई, ग्राफ ऐसा है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना कैसे, रिएक्टेंट की इतनी तो खुद की एनर्जी है। अब भाई रिएक्शन हो रही है, हमें कुछ एनर्जी बाहर से भी देनी पड़ती है।
तो यहाँ पर क्या है, रिएक्शन होती है, इतनी एनर्जी हमें, यहाँ पर देखो ये क्या होती है, जो एनर्जी रिक्वायर होती है ये वाली, इस रिएक्टेंट को, अब भाई हमें कहीं पर जाना हो, बीच में दीवार आ जाए, एक बैरियर है, ये क्या होता है, एनर्जी बैरियर, जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल इतनी एनर्जी तक पहुंच पाएंगे वही रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बनेंगे, और बाकी जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल यहाँ तक नहीं पहुंच पाते वो यहाँ तक। अब भाई मान लो दीवार है, बच्चे यहाँ पर है और यहाँ पर जाना है हमें, तो जो बच्चे यहाँ तक या फिर इससे ज़्यादा कूदेंगे वही तो यहाँ पर पहुँच पाएंगे। अगर कोई बच्चा जंप कर रहा है, जंप मतलब कोलाइड कर रहे हैं, अगर कोलिजन उनका यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है तो वो यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, यहाँ तक रह जाते हैं तो भी नहीं पहुँच पाएंगे। तो ये एक एनर्जी बैरियर है, ये बैरियर क्रॉस करना पड़ता है रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल। ओके, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को ये एनर्जी बैरियर, और इस एनर्जी बैरियर को हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। ठीक है, जो एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ता है रिएक्टेंट्स को, उसको हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब भाई ये टोटल थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल है, TH के इक्वल है। ठीक है, इसको TH भी बोल सकते हैं या फिर T से कुछ भी डिनोट कर लो, लेकिन इतनी एनर्जी इसमें टोटल इतनी है, इसमें से इतनी रिएक्टेंट की खुद की है, तो हमें इतनी बाहर से चाहिए, और जो ये बाहर से चाहिए ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, रिएक्टेंट की खुद की भी है कुछ, तो टोटल इतना एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर हमें एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी हो, EA एक्टिवेशन एनर्जी, तो क्या हो जाएगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस, थ्रेशोल्ड एनर्जी पूरी एनर्जी है माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो ये क्या हो जाती है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, तो ये था भाई हमारा एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ। एक्टिवेशन एनर्जी हो गई है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है हमारी, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के लिए हमने ग्राफ बना लिया है कि एंडोथर्मिक के लिए ये ग्राफ होता है, एक्सोथर्मिक के लिए ये ग्राफ होता है। इस ग्राफ को समझना है, रट्टा नहीं लगाना है। ओके, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। हैव ए नाइस डे।